एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता। क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बतलाऊं? हुजूर से तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल लगी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा, तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी न हो। मीर, कमबख्त कल आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है, और क्या? कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने ने नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी। हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह, आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थीं, तुमने खूब धता बताई। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली। अब भूलकर भी घर पर न रहेंगे। 3 दूसरे दिन से दोनों मित्र मुहंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलौरिया भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त, शाह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेगार में पकड़े जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए। लो यह किश्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाए। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त। मीर, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब, हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा। यह किश्त। मीर, आप भी अजीब आदमी है। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है
कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी यह किश्त, बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी, आज तो रोज़ा है, क्या आपको भूख ज्यादा मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना, न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगन प्रसन्न होते हैं। यह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जुल्मों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए शाह। मिर्जा, जनाब, जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किश्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ, सो तो ए ही, यह लो फिर किश्त। बस, अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द है। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय, गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए, नवाब साहब के मातम में मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। 5 शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीले आकर अपने घोंसलों में चिपटीं, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो 2 खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे, इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढबा पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी। उघर मीर साहब मारे उमंग के गुजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। मिर्जा सुनकर झुंझलाते और हार की झेंप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर उझलाने लगे, जनाब, आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो, एक बार चल लीजिए, यह आप मुहरे पर हाथ क्यों रखे रहते हैं? मुहरे छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे, मुहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहरा वही रख दीजिए। मीर साहब की फर्जी पित्ता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वही रख दीजिए।
उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा, मुहरा आप क़यामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही न होगी। फ्रिजी पित्ते देखा तो घांघली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं। हार-जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों न रखिएगा? आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था, न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगीं। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वो तो हमेशा घास छीला किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है। जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे? यहाँ तो पीबियों से शतरंज खेलते चले आते हैं। मिर्जा, अजी, जाइए भी। गाजी उद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाने चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़कर बातें न कर। मीर, जुबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। ए हौसला! मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं? तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल लीं। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेशकश, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे, पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैंतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आई। दोनों जख्मी होकर गिरे और दोनों ने वही तड़प-तड़पकर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था। बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल घुसरित मीनारें इन लाशों को देखतीं और सिर घुनती थीं।